भीड़ से हटकर कुछ इस तरह बढ़ना है कि आसमां को छूकर ज़मीन पर चलना है। नमस्कार, इस्तकबाल, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप तमाम सुधी दर्शकों का। मैं पूजा शाह आपके अपने बेहद ही पसंदीदा कार्यक्रम बिहार बिहान मॉर्निंग लाइव शो में। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द लवली व्यूअर्स ऑफ डीडी बिहार। जी हाँ दर्शकों, हम हर रोज़ इसी जद्दोजहद में लगे रहते हैं कि हमने ज़िंदगी में जो ठाना है वो प्राप्त कर ले, हम सफल हो जाए। और एक दिन हम सफल हो भी जाते हैं, लेकिन क्या हमने सोचा है कि उसके बाद क्या? हमने तो उस आसमान को छू लिया, लेकिन ज़रूरी ये है कि जो हमारे पैर हैं वो हवा में ना आ जाए कहीं, हम जो है वो ज़मीन से जुड़े रहें। ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं ना कि कामयाब होना तो आसान है, लेकिन उस कामयाबी को कायम रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो चलिए इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज इस दिन की शुरुआत की है। और जब बातें अच्छी अच्छी हो रही हैं तो मैं आपको बताऊं कि और भी आगे अच्छी बातें करने के लिए हमारे साथ एक नहीं बल्कि आज दो एक्सपर्ट मौजूद होंगे, जिनसे कि सबसे पहले हम जानेंगे कि राष्ट्रीय सेवा योजना क्या है। इसके विषय में विस्तार से बातचीत होगी और उसी के साथ जानेंगे आज के समय की एक बेहद ही गंभीर समस्या के बारे में, और वो क्या है? वो है मानसिक स्वास्थ्य। जी हाँ, जिसके विषय में बात करना और पूरी जानकारी रखना आज के समय में तो बेहद ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो चलिए, इस कार्यक्रम में आज बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि हर रोज़ हम अच्छे थॉट के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, तो कार्यक्रम बिहार बिहान आपके लिए लेकर आता है महापुरुषों के ऐसे विचार जिन्हें हम आत्मसात करके 1 घंटे इस कार्यक्रम भर ही नहीं बल्कि पूरे दिन सकारात्मक पॉजिटिव रह पाते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा सबसे पहला सेगमेंट, अनमोल वचन। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकचित्त निष्ठावान होना पड़ेगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आज हमारे साथ दो एक्सपर्ट जुड़ेंगे। तो जो हमारे पहले एक्सपर्ट जुड़ने वाले हैं उनसे हम बातचीत करेंगे राष्ट्रीय सेवा योजना के विषय में। लेकिन राष्ट्रीय सेवा योजना आखिर है क्या? युवाओं के लिए किस प्रकार लाभप्रद है, कैसे कार्यरत है? इन सारी चीज़ों को आइए विस्तार से समझते हैं बिहार बिहान द्वारा निर्मित इस सॉफ्ट स्टोरी के माध्यम से। राष्ट्रीय सेवा योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण मिशन मोड कार्यक्रम है, जो कॉलेज शिक्षा के दौरान छात्रों में स्वैच्छिक कार्य की भावनाओं को विकसित करता है और छात्रों को निरंतर सामुदायिक संपर्कों के माध्यम से समाज के प्रति उसके दायित्वों का बोध कराता है। यह सिखाता है कि कैसे ज्ञान और कार्य को मिलाकर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके माध्यम से युवाओं में उच्च भौतिक और नैतिक मूल्यों का विकास होता है, जो प्रत्येक राष्ट्र के लिए अत्यंत जरूरी है। NSS स्वयं सेवक दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं ताकि समाज के हर जरूरतमंद व्यक्ति को हर संभव मदद मिल सके। राष्ट्रीय सेवा योजना भारत सरकार युवा मामले एवं खेल मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसकी शुरुआत 1969 में महात्मा गांधी के जन्म के 100 वर्ष पूरे होने पर उनके विचारों और समाज और राष्ट्र के प्रति उनकी सोच को जीवंत रखने के लिए किया गया था। शुरुआत में 37 विश्वविद्यालयों ने इसे शुरू किया था। आज देश के 657 विश्वविद्यालय, 20,669 कॉलेज, तकनीकी संस्थानों के साथ 11,988 उच्च माध्यमिक विद्यालय इससे जुड़े हुए हैं और इसके सदस्यों की संख्या करोड़ों में है। राष्ट्रीय सेवा योजना का आदर्श वाक्य स्वयं से पहले आप हैं, जो उच्च सेवा भाव को दर्शाता है। इसका प्रतीक चिन्ह कोणार्क सूर्य मंदिर के चक्र पर आधारित है, जिसमें नीला रंग संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक है, तो लाल रंग इसके स्वयं सेवकों के उच्च मनोबल, सक्रियता और ऊर्जा को दर्शाता है। इसके बैच में 8 बार 24 घंटे को दर्शाता है, जो धारण करने वाले छात्रों को 24 घंटे राष्ट्र सेवा में तैयार रहने की याद दिलाता है। राष्ट्रीय सेवा योजना का मुख्य उद्देश्य छात्रों को स्वैच्छिक रूप से समाज सेवा में भाग लेने के लिए प्रेरित करना है।
ताकि वे न केवल अपनी शैक्षिक यात्रा को समृद्ध कर सके, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में समाज की सेवा कर सके। यह छात्रों को विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक पृष्ठभूमियों से परिचित कराता है, ताकि वे एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहिष्णुता का भाव रख सके। एनएसएस के तहत कई प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। इसकी गतिविधियों में भाग लेने वाले विद्यार्थी समाज के लोगों के साथ मिलकर समाज हित में साक्षरता, पर्यावरण सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं सफाई, रक्तदान शिविर, जल संरक्षण अभियान, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत, स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रम, सामाजिक जागरूकता अभियान जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। हमारी सरकार भी राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत कई तरह की गतिविधियों का आयोजन समय समय पर किया करती है, जैसे राष्ट्रीय एकता शिविर, गणतंत्र दिवस परेड शिविर, राष्ट्रीय युवा उत्सव, राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार आदि। इन गतिविधियों के पीछे का उद्देश्य है कि हमारी युवा शक्ति उस समुदाय को समझे जिसमें वह काम करते हैं, समुदाय की जरूरत और समस्याओं को पहचाने और उसका हल करें। छात्रों में सामाजिक और नागरिक भावनाओं का विकास हो सके, वह अपने जिम्मेदारियों को समझे और उसमें जिम्मेदारियों को साझा करने की आवश्यक क्षमता का विकास हो सके। वास्तव में एनएसएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जहां छात्र अपनी शैक्षिक यात्रा के साथ साथ समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी समझते हैं। इसकी गतिविधियां छात्रों को एक बेहतर इंसान और नागरिक बनाने में मदद करती है। यह योजना हमारे समाज को जागरूक और संगठित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो राष्ट्र निर्माण में एक अहम भूमिका निभा रही है। खास मेहमान से आपको मैं तारुफ करा दूं। हमारे बीच में आज उपस्थित है अभिषेक दत्त, जो कि इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं एएन कॉलेज पटना से और कार्यक्रम पदाधिकारी भी हैं राष्ट्रीय सेवा योजना के। तो बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका यहाँ पर। धन्यवाद। और हमने देखा कि ये एक बहुत ही बृहद कार्यक्रम है कहीं ना कहीं, और छात्रों के लिए तो बेहद लाभप्रद है। लेकिन आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि राष्ट्रीय सेवा योजना आखिर है क्या? राष्ट्रीय सेवा योजना महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद के विचारों की अभिव्यक्ति है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1950 से ही यह प्रयास किया जाने लगा कि युवाओं को कैसे सामाजिक सरोकारों से जोड़ा जाए। अंततः 1969 में, जो कि गांधी जी के जन्म का शताब्दी वर्ष है, 24 सितंबर को राष्ट्रीय सेवा योजना प्रारंभ किया गया। प्रारंभ में यह 37 यूनिवर्सिटीज़ में 40,000 स्टूडेंट्स के साथ शुरू हुआ और धीरे धीरे आज पूरे भारत में इसके लगभग 3.8 मिलियन वॉलंटियर्स हैं। यह मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा संचालित एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो युवाओं के लिए है। जी हाँ, युवाओं के लिए है, और मुझे ऐसा लगता है कि युवाओं के हित के साथ साथ सामाजिक हित के लिए भी है। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि किस तरीके से जो राष्ट्रीय सेवा योजना है, इसकी जो उपलब्धियाँ हैं, उसके विषय में अगर आप बताएं तो क्या कुछ बताएंगे? देखिए, राष्ट्रीय सेवा योजना की जो उपलब्धि है, एक्चुअली जो इसके सिंबल्स हैं और जो इसके कलर्स हैं, उसी में इसकी उपलब्धि भी निहित है। इसका जो सिंबल है वो कोणार्क सूर्य मंदिर के रथ चक्र का है। यह रथ चक्र बताता है कि हम प्रगतिशील हैं, गतिशील हैं। यह सृजन, संरक्षण और निर्मुक्त के भाव को प्रदर्शित करता है। तो समय और काल के परे यह बताता है कि हमें निरंतर समाज की सेवा में लगे रहना है। और उस रथ चक्र में उस पहिए में 8 तिलियां हैं। यह तिलियां 8 पहर को प्रदर्शित करती है, और 8 पहर यानी कि 24 घंटे, जो यह बताता है कि हर दिन 24 घंटे राष्ट्रीय सेवा योजना के जो स्वयं सेवक हैं वो समाज के विकास के लिए, उनके उन्मुखीकरण के लिए कार्य करने को सदैव तत्पर हैं। इसमें 3 कलर हैं एक्चुअली। पहला लाल कलर है। लाल रक्त को प्रदर्शित करता है, युवा जोश को प्रदर्शित करता है, और यह कहता है कि युवा जो हैं वो समाज के लिए हमेशा आगे काम करते रहेंगे।
एक नीला कलर है जो हमारे ब्रह्मांड को प्रदर्शित करता है और कहता है कि एनएसएस जो है वो इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा अंश है जो कि मानव सेवा में लगा रहता है। साथ ही सफ़ेद जो है वह शांति को प्रदर्शित करता है। तो एनएसएस जो है वो समाज की सेवा के लिए युवाओं के द्वारा किया गया एक प्रयास है। क्या बात है, आपने तो इतने अच्छे से समझा दिया है कि किस तरीके से जो एनएसएस है वो कार्यरत है और इसकी क्या कुछ उपलब्धियां हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे जहन में एक बात आई आपकी इन बातों से कि जो छात्र हैं वो जब कॉलेज में जाते हैं तो पढ़ाई में लीन होते हैं और बहुत सारे चीज़ों में लगे रहते हैं, जैसे खेल कूद है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं। अब इन सब चीज़ों के बीच में अगर मैं कहूँ कि उन्हें राष्ट्रीय सेवा योजना ज्वाइन करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए आखिर? देखिए, सभी का ये प्रयास होता है कि जो शिक्षा होता है वह सिर्फ पुस्तकों में नहीं होती है। राष्ट्रीय सेवा योजना के यह प्रयास है कि एजुकेशन थ्रू कम्युनिटी सर्विस एंड कम्युनिटी सर्विस थ्रू एजुकेशन, इस मोटो पे राष्ट्रीय सेवा योजना होता है। राष्ट्रीय सेवा योजना का मोटो है नॉट मी बट यू। यह कभी स्वयं को आगे नहीं रखता बल्कि जो सामने वाले समाज के लोग हैं, मैं नहीं आप, ये इसका मोटो है। तो यह जो है वो हमेशा युवाओं को प्रेरित करता है कि कैसे आप समाज के उत्थान के लिए बहुत सारी गतिविधियों को संचालित करता है। तो युवाओं को कहीं ना कहीं इससे लाभ होता है। बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, बहुत सारे कैंप्स होते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप होता है, स्पेशल कैंप होता है जिसमें युवाओं, देश भर के युवाओं को उसमें सम्मिलित किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये उनके पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए उनको एक एक्सपोजर मिलता है। वो विभिन्न देशों में भी जाते हैं, विभिन्न राज्यों में भी जाते हैं और उससे कुछ सीखते हैं। इसलिए युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। युवाओं के लिए तो बेहद महत्वपूर्ण है। आपने जैसा कहा कि वो बाहर जाते हैं, सीखते हैं, लेकिन मैं अगर यहाँ पर आपसे बात करूँ कि आपने कहा वो समाज में जाते हैं और समाज के उत्थान के लिए भी कार्य करते हैं, तो जो सामाजिक उत्थान की जब बात आती है और युवाओं की बात आती है और कहते हैं कि युवा ही जो है हमारे देश का भविष्य है, तो किस तरीके से वो जो है हमारे समाज में जा कर के लोगों को किस तरीके से मदद कर पाते हैं? देखिए, गांधी जी ने कहा था कि जब तक समाज के सभी वर्गों का विकास नहीं होगा तब तक राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता। और समाज के सभी वर्गों का अगर विकास करना है तो उसमें युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसा कि आपने बताया है। और हमारा देश तो युवाओं का देश है। हमारा जो जनसंख्या है उसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन युवाओं का है। तो युवा जो हैं वो एक महत्वपूर्ण अंग है हमारे समाज का। और जब युवा तो ऊर्जावान होते हैं और उनमें बहुत सारी कार्य करने की क्षमता होती है, तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं इस समाज में, जैसे साक्षरता का इशू है, पर्यावरण का इशू है, महिला सशक्तिकरण का इशू है, ब्लड डोनेशन का इशू है। ब्लड डोनेशन में बहुत सारी भ्रांतियां अभी भी होती है कि ब्लड देने पे बहुत कमजोरी हो जाएगी, नहीं देना चाहिए। तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जो कि युवा जो है वो समाज में जाते हैं और लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं और इसके सकारात्मक परिणाम हमेशा आते हैं। आपने अभी बताया कि किस तरीके से जो बच्चे हैं अलग अलग गतिविधियों में बाहर जाते हैं और समाज से जुड़ते हैं, समाज को बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, जानकारियाँ देते हैं। इतना ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि वो जो बाहर जाते हैं तो किस तरीके से क्या कुछ सीख पाते हैं वो बाहर जाते हैं, और जो समाज में जाते हैं तो कौन कौन सी गतिविधियों में लिप्त होते हैं? समाज में एक्चुअली क्या होता है कि एनएसएस किसी एक मोहल्ले को अडॉप्ट करता है और उस मोहल्ले में जो भी समस्याएं होती है उसके समाधान के लिए एनएसएस कार्य करता है। जैसे पर्यावरण संबंधी समस्या है, लोग कचरे को सही ढंग से नहीं रखते या उसको जलाते हैं, इससे प्रदूषण फैलता है, तो उसको अवेयर किया जाता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। प्लांटेशन किया जाता है। समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, महिलाओं के प्रति जो हमारी सोच है वो खासकर उन मोहल्लों में जहाँ साक्षरता की कमी है, तो सोच को एक विकसित करना, महिलाओं के बारे में बताना, महिला सशक्तिकरण के बारे में काम करना, यह भी एनएसएस का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है। इसके साथ साथ रक्तदान, रक्त हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कहा जाता है रक्तदान महादान होता है।
अभी हाल ही में 4-5 दिन पहले ही हमारे कॉलेज में एक रक्तदान का शिविर लगा था। तो जब आपको रक्त की किसी की आवश्यकता पड़ती है तो आपको लगता है कि कहीं से भी यह रक्त हमें प्राप्त हो जाए, लेकिन रक्त तभी मिल पाएगा जब हम दान करेंगे। तो और दान करने के लिए बहुत सारी भ्रांतियाँ होती है कि मैं अभी कमज़ोर हो जाऊंगा, वीकनेस आ जाएगी। तो उसके बारे में हमारे वॉलेंटियर्स जो हैं वो लोगों को बताते हैं। साथ ही कभी भी ऐसी विपदा आती है, जैसे कोरोना का पीरियड था, लॉकडाउन था, उस वक्त हमारे एनएसएस के वॉलेंटियर्स सड़क पर थे और उन्होंने जो क्राउड मैनेजमेंट है उसको संभाला था। जिला प्रशासन के सहयोग किया था कि डिस्टेंस कैसे मेंटेन करना है, बैंक में कैसे कतार में खड़े होना है। उन सब में भी एनएसएस जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो एक ओवरऑल समाज के विकास के लिए जो भी कार्य किए जाने चाहिए उसमें एनएसएस जो है वो आगे आकर वो काम करता है। क्या बात है। इससे तो समाज का भी कल्याण है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं छात्र को भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बात में मेरे जहन में एक बात आती है कि जो भी पेरेंट्स हैं वो ये सोच सकते हैं कि जो मेरा बच्चा है अगर वो एनएसएस ज्वाइन कर लेता है और वो कॉलेज जा रहा है पढ़ाई करने के लिए, तो क्या कहीं उसके पढ़ाई में भी कोई हैम्परनेस आ जाएगा, पढ़ाई कहीं रुकावट आएगी उसमें? जी बिल्कुल नहीं, पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आती है। जैसे मैं कार्यक्रम पदाधिकारी हूँ, आपने बताया कि मैं इकोनॉमिक्स का सहायक प्राध्यापक भी हूँ। तो समाज के लिए काम करना, अब पढ़ते हैं 5-6 घंटे पढ़ते हैं, 5-6 घंटे के बाद जो एक्टिविटीज़ होती है हम वो पढ़ाई के बाद जो पीरियड होता है उसमें हम लोग ये उसको चलाते हैं। और पढ़ने के साथ साथ जब आप समाज में जाते हैं, जो बातें आप पुस्तकों में पढ़ते हैं, समाज में जब आप जाकर वो समस्याओं को देखते हैं तो आप बहुत गंभीर होते हैं। फिर आप सोचते हैं कि कैसे उन समस्याओं को ख़त्म किया जा सकता है, कैसे उसका समाधान किया जा सकता है। आप पुस्तकों में पढ़ते हैं पर्यावरण संबंधी समस्याओं के बारे में, लेकिन जब आप उसको जाके लाइव देखते हैं तो आप जो सीखते हैं उसको आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो आज तक कभी किसी पेरेंट्स ने की शिकायत नहीं आई कि एनएसएस का वॉलंटियर होने के कारण उनके पढ़ाई में कोई बाधा या अवरोध आ रहा है। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि जब वॉलंटियर होते हैं, ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, पदाधिकारियों से इंटरेक्ट करते हैं, जिला पदाधिकारी होते हैं, बहुत विभाग के प्रधान सचिव होते हैं, बाहर जाते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप होता है, तो एक जो हेजिटेशन होता है उनका वो ख़त्म होता है, उनमें आत्मविश्वास आता है और उनको करियर में आगे उनके ग्रोथ में यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि एनएसएस ज्वाइन करने से उनकी पढ़ाई में अवरोध होता है, बल्कि यह उनको आगे बढ़ने में बहुत सहायता प्रदान करता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि कई बार हम देखते हैं कि हम किताबों में पढ़ लेते हैं, चीज़ों को समझ भी जाते हैं, लेकिन जब वाकई में उनसे हमारा सामना होता है ना तो वो एक अलग एक्सपीरियंस देता है। और जब छात्र जीवन में ही हम सामाजिक उन सारी चीज़ों को सामने से देखते हैं और उन सारी चीज़ों से हम गुजरते हैं तो बहुत कुछ सीख जाते हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही। इसी में मैं आगे आपसे जानना चाहूँगी कि एक जिम्मेदारी होती है हर मनुष्य की, एक सामाजिक और एक नागरिक जिम्मेदारी होती है, तो इसकी जो भावना है ये छात्रों में उत्पन्न करना आज के समय में कितना अधिक ज़रूरी है? यह बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक सिर्फ हम अपने बारे में सोचेंगे, हमारी समस्याएं क्या हैं, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, तो एक संपूर्ण विकास जो है, राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है जब तक। और राष्ट्रीय सेवा योजना तो हमेशा दूसरों को आगे रखता है, तो सबके बारे में सोचना होगा। अभी जो कॉन्सेप्ट आता है एक इंक्लूसिव ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है कि सबका साथ और सबका विकास। आप जहाँ रहते हैं, आप अच्छे घर में रहते हैं, लेकिन अगल बगल का परिवेश अगर अच्छा नहीं हो तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। और अगर परिवेश अच्छा हो, शहर अच्छा हो, राज्य अच्छा हो, तो यह एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके भी ग्रोथ पर और हमारे भी ग्रोथ पे डालेगा। तो युवा जब आगे आते हैं तो युवा परिवर्तन ला सकते हैं, और जब सामाजिक सरोकारों से युवा जुड़ते हैं तो एक अच्छी पहल होती है और यह प्रयास जो है वो समाज में परिवर्तन लाता है। हमेशा परिवर्तन युवाओं से ही आया है। आप जब पास्ट में देखेंगे तो युवाओं ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जिससे परिवर्तन समाज में आए हैं।
बिल्कुल सही बात आपने कही है और समाज को परिवर्तित करने में युवाओं का ही तो हमेशा से हाथ रहा है। युवाओं की जब बात होती है और छात्रों की जब बात होती है तो हम छात्राओं को नहीं भूल सकते। छात्र और छात्रा दोनों ही हमारे देश के युवा हैं। आपने कहा कि महिला से जुड़ी बहुत सारी जो भी समस्याएं हैं या कुरीतियां हैं समाज में, उसको भी लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे में छात्राओं का क्या सहयोग होता है समाज के प्रति और क्या कुछ सीख पाती है वो इतनी छोटी सी उम्र में? जी, छात्राओं का एक महत्वपूर्ण सहयोग होता है। बहुत सारी ऐसे बातें होते हैं जो छात्र महिलाओं से नहीं कर पाते, तो उस वक्त छात्राएं आगे आती हैं। जैसे अभी वीडियो में आपने देखा कि मासिक धर्म संबंधित बहुत सारी समस्याओं को लेकर एक प्रभात फेरी निकाली गई। तो अगर उस समस्या के प्रति एक छात्रा बात करती है तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है। एक हेजिटेशन होता है, सभी कुछ शेयर छात्र से, विद्यार्थी से नहीं हो सकता, तो छात्रा उसमें आगे आती हैं। और जो एनएसएस यूनिट होता है, एनएसएस यूनिट में छात्र और छात्राओं की बराबर की भागीदारी रहती है। हमारे महाविद्यालय में अगर मैं बात करूं तो 2 यूनिट है, हर यूनिट में 100 विद्यार्थी होते हैं। तो एक यूनिट छात्रों के लिए है और एक छात्राओं के लिए, तो दोनों मिलके काम करते हैं और सहयोग से ही आगे बढ़ते हैं। क्या बात है, छात्रों के सहयोग से समाज का कल्याण हो रहा है और इससे बेहतर क्या बात होगी। लेकिन आपने कहा कि 2 यूनिट हैं, तो मेरे जहन में एक बात आ रही है कि जो जुड़ना चाहते हैं, बच्चे हों या फिर जो उस कॉलेज के, उस जगह के प्रोफेसर हैं, शिक्षक हैं, वो किस तरीके से जुड़ सकते हैं इससे? देखिए, इसके जो कार्यक्रम पदाधिकारी होते हैं, कॉलेज लेवल पे कार्यक्रम पदाधिकारी होते हैं। हर यूनिट के एक कार्यक्रम पदाधिकारी होते हैं। हमारे यहाँ 2 यूनिट हैं, तो हमारे यहाँ 2 कार्यक्रम पदाधिकारी हैं। कार्यक्रम पदाधिकारी का जो चयन होता है वो प्रधानाचार्य उनकी नियुक्ति के लिए यूनिवर्सिटी को लिखते हैं, विश्वविद्यालय को। विश्वविद्यालय में एनएसएस के कोऑर्डिनेटर, समन्वयक होते हैं, वो उनकी नियुक्ति करते हैं। एक फिक्स्ड पीरियड के लिए होता है। तो प्रिंसिपल शायद ये देखते होंगे कि जो सामाजिक सरोकारों में आगे रहता हो, जो संवेदनशील हो इन समस्याओं के प्रति, उनका नाम भेजते हैं। फिर यूनिवर्सिटी से उनका सिलेक्शन होता है और एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम दिया जाता है, ओरिएंट किया जाता है उनको कि किस तरीके से आपको काम करना है। तो ये तो शिक्षक के लिए हो गया। अब जो कार्यक्रम पदाधिकारी होते हैं, 100 यूनिट, जो 100 बच्चों को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चे देखते हैं कि एनएसएस की गतिविधियां चल रही है, महाविद्यालय में चल रही है, सफाई का कार्यक्रम चल रहा है, तो बच्चे उससे प्रेरित होते हैं। एनएसएस का ऑफिस होता है, विद्यार्थी उसमें आवेदन करते हैं। आवेदन निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा आ जाता है और हम 100 ही बच्चों को एकोमोडेट कर पाते हैं। तो एक छोटा सा इंटरव्यू हम लोग लेते हैं कि कौन से बच्चे ज़्यादा सीरियस हैं जो इस काम को कर सकते हैं, और फाइनली उनका सिलेक्शन एनएसएस वॉलंटियर्स के लिए होता है। फिर उनका भी ओरिएंटेशन होता है और साल में 120 घंटे का समाज के लिए काम करना होता है उनको, जिसका एक सर्टिफिकेट उनको दिया जाता है। 2 वर्षों में 240 घंटे का काम करना होता है। यह सर्टिफिकेट उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह सर्टिफिकेट जब आप कहीं दिखाते हैं तो एडमिशन में, बहुत सारे एनजीओ में जब आप एनएसएस में काम कर चुके होते हैं, बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं जिसमें आपको प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि आप समाज में जो एनजीओ कार्य कर रहे हैं, आप ऑलरेडी वो काम करके आए हैं, तो उनको वरीयता और प्राथमिकता दी जाती है। क्या बात है, बहुत महान कार्य है कहीं ना कहीं। मैं चाहूँगी कि जाते जाते हमारे दर्शकों को आप एक संदेश ज़रूर दें। नमस्कार। सेवा योजना, राष्ट्रीय सेवा योजना तो युवाओं का संगठन है, युवा इसके लिए काम करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि सभी वर्ग, सभी धर्म और सभी आयु के लोग समाज के विकास के लिए मिलकर अगर काम करेंगे तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। सिर्फ हम अपने बारे में नहीं सोचें, समाज के बारे में सोचें। जब तक समाज का विकास नहीं होगा, हमारा विकास पूर्ण रूप से नहीं हो सकता है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी सारी बातें साझा की आपने और इतने महान कार्य के बारे में हम सभी को बताया, अवगत कराया। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पधारने के लिए। धन्यवाद। जी हाँ दर्शकों, तो हमारे साथ जुड़े थे अभिषेक दत्त, जो कि कार्यक्रम पदाधिकारी राष्ट्रीय सेवा योजना से थे और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर भी हैं एएन कॉलेज से, पटना से। अब बारी है आगे बढ़ने की कार्यक्रम में और ये जानने की कि हमारे आज के समय में मानसिक रूप से स्वास्थ्य जो है उसको ठीक रखना कितना ज़रूरी है। आज के समय में हर 2 में से 1 व्यक्ति
कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मानसिक परेशानियों से ग्रसित है। मैं परेशानियां इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो जीवन है ये बेहद ही भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है। और इस क्रम में आज हमारे साथ जुड़ी हैं निधि सिंह, जो कि मनोविज्ञान प्राध्यापिका हैं और इसी के साथ साथ एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। तो बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले आपका यहाँ पर। थैंक यू। जैसा मैंने कहा दर्शकों से कि आज के समय की ये ज़रूरत है कि हम इस विषय पर ज़रूर बात करें। तो सबसे पहले हमारे जहन में यही आता है कि आखिर पता कैसे करें कि किसी मनुष्य में, किसी भी इंसान में मानसिक गड़बड़ी आ रही है या हो रही है। कैसे पता करेंगे इस बात को? जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हम लोग जब भी उसकी परिकल्पना करते हैं तो ये शारीरिक स्वास्थ्य से थोड़ा सा अलग है। इस मामले में अलग है कि जैसे आप शारीरिक रूप से बीमार पड़ते हैं तो आपको जैसे फीवर है तो आप थर्मोमीटर से चेक कर सकते हैं, या बाहर से देख के पता चल सकता है कि इस इंसान का पेट खराब है या फिर इसकी हड्डी टूट गई है या ये दिक्कत है। लेकिन जब आप मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं और मेंटल इश्यूज़ की बात करते हैं तो ये चूँकि इसका संबंध आपकी मानसिक प्रक्रियाओं से है। आप किस तरीके से जो है वो अपने दिनचर्या को ठीक तरीके से कर पाते हैं, आपकी जो सामाजिक जिम्मेदारी है, आपकी जो प्रोफेशनल जिम्मेदारी है, आप उसका निर्वहन कर पाते हैं। जैसे मान लें कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ तो मैं अपने घर के जो काम हैं उसको इफ़िशेंटली कर पा रही हूँ कि नहीं। अगर मैं एक ऑफिस में क्लर्क हूँ तो मैं वहाँ पे जो मेरी फाइलें हैं, जो भी जिम्मेदारियाँ मुझे दी गई हैं, मैं उसको ठीक तरीके से कर पा रही हूँ कि नहीं। तो सबसे पहले दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि क्या मैं अपने डे टू डे लाइफ को ठीक तरीके से मैनेज कर पा रही हूँ, क्या मेरा सामाजिक और जो मेरा प्रोफेशनल जो मेरी जिम्मेदारियाँ हैं, व्यावसायिक जो मेरी जिम्मेदारियाँ हैं, क्या मैं उनका निर्वहन ठीक तरीके से कर पा रही हूँ। तो अगर इन दोनों चीज़ों में आपको लगता है कि कहीं पे भी कोई आपकी प्रोडक्टिविटी कम हुई है, पहले से परफॉर्मेंस आपकी उसकी गिरावट आई है, तो इससे पहचान सकते हैं। थोड़ा सा अगर इसको और डीप में अगर जाएँ तो हम ये कह सकते हैं कि चूँकि मानसिक जो स्वास्थ्य है या जो मानसिक परेशानियां हैं वो हमें थर्मोमीटर से चेक नहीं कर सकेंगे। जैसे आप ये नहीं बता सकती हैं कि आप कितने किलोग्राम दुखी हैं या कितने ग्राम की एंजाइटी आपको हो रही है। तो इसको हम लोग इस तरीके से समझें कि हमारे सोचने के तरीके में, हमारे महसूस करने के तरीके में, यानी हमारा जो भावात्मक स्तर है और जो हमारा व्यवहारात्मक स्तर है कि हम जो व्यवहार कर रहे हैं उसमें कुछ साइन एंड सिम्टम्स है, उससे हम पहचान सकते हैं। जैसे विचार की अगर हम बात करें, थॉट्स की बात करें, तो मान लीजिए कि मैं अपने को लेकर बहुत क्रिटिकल हूँ, या फिर मान लीजिए कि मैं बहुत ब्लेम करती हूँ अपने आसपास के लोगों को कि जो है ये प्रॉब्लम जो है वो आपकी वजह से हो गया, फलाने की वजह से हो गया। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी यादाश्त में गिरावट आ जाती है, हम चीज़ें भूलने लगते हैं कि मैं किचन में गई और मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि मैं किस वजह से गई। मैंने दरवाज़ा खोला लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जा रही थी। तो बहुत बार इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं। तो अगर किसी भी तरीके से आपको लग रहा है कि आपके सोचने समझने की क्षमता, आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आपके कंसंट्रेशन में कमी आई है, मेमोरी में गिरावट आई है, आप दूसरों को ब्लेम करने लगे हैं, खुद को ब्लेम करने लगे हैं, तो ये जैसे थॉट्स के लेवल पे हो गई। भावनात्मक स्तर पे अगर हम कहें कि आप बहुत दुखी रहने लगे हैं या आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है और उसका कोई कारण आपको नहीं समझ आ रहा है, आपको दूसरों का दुख दर्द देख के या कोई बता रहा है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, एक एपैथी की स्थिति है, ये भी हो सकती है। आपको बहुत अपराध बोध की भावना रहती है, आपको तुरंत गिल्ट हो जाता है, आपको बहुत शर्मिंदगी बात बात पे महसूस होने लगती है, या फिर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए खुद को ज़िम्मेदार मानते हैं, आपको गुस्सा बहुत आता है, आपको चिड़चिड़ापन बहुत होता है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं भावनात्मक स्तर पे उतार चढ़ाव जो है वो महसूस हो सकते हैं कि अगर एक तरफ आप बहुत दुखी हैं और कभी ऐसा भी हो सकता है कि बहुत आप खुश हैं, यानी कि मूड में जो है वो बहुत स्विंग्स जो है वो आ रहे हैं। अब व्यवहार पे आते हैं। जैसे अकेला आपने रहना शुरू कर दिया है, पहले जो चीज़ें आपको अच्छी लगती थी वो करना आपने बंद कर दिया है। जैसे मान लीजिए कि आपको शॉपिंग करना अच्छा लगता था, टीवी देखना अच्छा लगता था, या दोस्तों के साथ मिलना अच्छा लगता था, आप पेंटिंग करते थे, आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता था और आपने बंद कर दिया है। आप एक्सरसाइज करने जाते थे, आपने वो बंद कर दिया है। तो व्यवहारात्मक अगर कोई भी बहुत स्टार्क चेंज है, बहुत ही मार्क्ड डिफरेंस आपको दिख रहा है कि जैसे आप पहले थे वैसे आप नहीं हैं, या आपको गुस्से में आप आउटबस्ट हो जा रहे हैं, तुरंत अब्यूसिव हो जा रहे हैं, आप गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं, मारना पीटना शुरू कर देते हैं, ये चीज़ें जो है वो व्यवहारात्मक स्तर पर देखने को मिल सकती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग अपने उम्र से कम
या उम्र से ज़्यादा मैच्योर बिहेवियर दिखाना शुरू कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरी उम्र 35 वर्ष की है और मैं 65 वर्ष की एक बुज़ुर्ग महिला की तरह व्यवहार करने लगूं, तो ये जो है वो नॉर्मल नहीं है। या फिर मान लीजिए मेरी उम्र 45 साल है और मैंने एक 15 साल की युवती के हिसाब से एक किशोर वय छात्रा के तरह मैंने व्यवहार करना शुरू कर दिया। तो ये जो चीज़ें हैं वो जो है वो हम कह सकते हैं। बच्चों में अगर देखें तो नाखून चबाने की समस्या हो सकती है। स्पोर्ट्स पर्सन को भी हम लोगों ने देखा है कई बार कि लास्ट ओवर लास्ट बॉल है तो वो नाखून चबा रहे हैं, या बहुत बार हेयर ट्विस्टिंग कर रहे हैं, लोग बाल पकड़ के ऐसे करना शुरू कर रहे हैं। बहुत बार आप देखेंगे कि वो स्क्रैचिंग कर रहे हैं, या कई बार लोग अपने आप को नुकसान पहुँचाने की भी कोशिश करते हैं, जैसे नस काटना और इस तरीके की जो चीज़ें हैं। तो अगर ये इस तरीके की समस्याएँ देखने को मिल रही हैं तो हम कह सकते हैं। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनएक्सप्लेन्ड, यानी कि आपको रीजंस पता नहीं चल रहे हैं। हो सकता है कि आपने टेस्ट भी कर लिया हो लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि मेरे पेट में क्यों दर्द रहता है, कंधे में क्यों दर्द है, मेरी ये जो जॉ लाइन है वो हमेशा अकड़ी हुई क्यों रहती है, चेस्ट में हमेशा जो है वो टाइटनेस क्यों रहती है, मेरे कंधे जो है वो हमेशा पेन करते रहते हैं, पेट का ख़राब होना। जैसे यूजुअली स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम डायरिया या एग्ज़ाम स्ट्रेस की वजह से पेट ख़राब होना होता है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो सिस्टम इस तरीके से बना हुआ है कि जब भी हम ज़्यादा एंग्शियस होंगे तो हमारा पेट जो है वो बहुत सेंसिटिव है, तो पेट खराब हो जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही। कॉन्स्टिपेशन भी बहुत सारे लोगों में हो सकता है, जैसे इरिटेबल बाउल की सिंड्रोम जो होती है, जिसमें कि कॉन्स्टिपेशन और डायरिया दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो इस तरीके के पैटर्न्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। आप बहुत थके हुए महसूस करते हैं, आप सुबह उठे और उठने के बाद ब्रश करने के बाद आपको लग रहा है कि आप अपने आप को घसीट रहे हैं, आपको काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, आपको बहुत थकान हो रही है, या फिर थोड़ा सा काम किया और आपको बहुत एग्जॉशन फील हो रहा है कि आप बहुत जल्दी एग्जॉस्टेड हो गए। तो इस तरीके की चीज़ें जो है उनसे, इन शारीरिक लक्षणों से हम लोग जो है वो पहचान सकते हैं। एक और बात कि जैसे फ्रीक्वेंटली बार बार सर्दी जुकाम होना, बार बार बीमार पड़ना, ये सारे जो है वो वीक इम्यूनिटी के लक्षण हैं। लेकिन अगर हम इसके तह में जाएंगे तो हम पाएंगे कि कोई इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन हमारा बॉडी जो है वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम इस तरीके से जो है होने लगा है। दो चीज़ें कि अगर हमारे भूख में और नींद में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है या बहुत कम अगर हो गई है, तो ये भी बहुत बड़ा एक लक्षण है। तो इन लक्षणों से हम पहचान सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी लक्षणें आपने बताई हैं और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों को हम देखते भी हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि कुछ परेशानी है मानसिक। दर्शकों, अब अगर मैं बात करूं कि आज के जीवन में, मतलब वर्तमान संदर्भों में मैं बात करूं, तो मानसिक जो स्वास्थ्य है उसको ठीक रखना बेहद ज़रूरी है, इसकी देखभाल बेहद ज़रूरी है। कैसे ज़रूरी है और क्या कुछ ख्याल रख सकते हैं, आइए विस्तार से और अच्छे से समझते हैं हमारे आज के इस सॉफ्ट स्टोरी के माध्यम से। मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसा पहलू है जो व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को प्रभावित करता है। यह केवल मानसिक रोगों की अनुपस्थिति तक सीमित नहीं है, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहने की क्षमता को भी दर्शाता है। आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी, बढ़ती प्रतिस्पर्धा, सामाजिक अपेक्षाएं और डिजिटल दुनिया की चुनौतियां मानसिक स्वास्थ्य के लिए नए संकट पैदा कर रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर में हर 4 में से 1 व्यक्ति अपने जीवन काल में किसी न किसी मानसिक समस्या से ग्रस्त होता है। चिंता, अवसाद, तनाव और अन्य मानसिक विकारों की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। कोविड-19 महामारी के बाद मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियां और भी अधिक उभर कर सामने आई हैं। नौकरी की अस्थिरता, सामाजिक अलगाव और आर्थिक असुरक्षा ने मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाला है। मानसिक स्वास्थ्य का हमारे कार्यक्षमता, रिश्तों और जीवन की गुणवत्ता पर सीधा असर पड़ता है। यदि मानसिक समस्याओं का समय पर समाधान न किया जाए तो वे गंभीर मानसिक विकारों का रूप ले सकती हैं, जिससे व्यक्ति का व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन प्रभावित होता है। मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए हम कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे स्वस्थ जीवन शैली अपनाना। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होते हैं। ध्यान, योग और गहरी सांस लेने की तकनीकें तनाव को कम करने में मदद करती हैं। सकारात्मक सोच,
आत्म स्वीकृति, आभार प्रकट करना और नकारात्मक विचारों से दूरी बनाना मानसिक शांति प्रदान करता है। सामाजिक संपर्क बनाए रखना, दोस्तों और परिवारों के साथ संवाद बनाए रखना अवसाद और अकेलेपन को कम करता है। पेशेवर सहायता लेना, यदि मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं गंभीर हो रही हैं, तो मनोवैज्ञानिक या चिकित्सक की सहायता लेना फायदेमंद होता है। मानसिक स्वास्थ्य केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक और वैश्विक मुद्दा है। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ाना, मानसिक बीमारियों को लेकर फैले मिथकों को तोड़ना और इसे प्राथमिकता देना समय की आवश्यकता है। एक स्वस्थ समाज के लिए मानसिक स्वास्थ्य को उतनी ही गंभीरता से लिया जाना चाहिए जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य को। तो दर्शकों, हमने सॉफ्ट स्टोरी के माध्यम से जाना कि किस तरीके से हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए और बेहद ज़रूरी भी है, क्योंकि जिस तरीके से हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। और इसी क्रम में आज हमारे साथ जुड़ी हैं निधि सिंह, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और साइकोलॉजी के प्रोफेसर भी हैं। तो आपसे हम बातचीत कर रहे थे और आपने बहुत सारी बातें ऐसी बताई, छोटी छोटी ऐसे सिम्टम्स बताएं जिससे पता चले कि किसी मनुष्य को मानसिक परेशानी है। चलिए, अब हमने पहचान लिया कि इनमें ये परेशानियां हैं। अब परेशानी पहचानने के बाद क्या करना होगा? मदद लेनी होगी, जैसे कि हम क्वालिफाइड जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, जैसे कि साइकाट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर या फिर जो साइकियाट्रिक सोशल वर्कर्स हैं, उनसे हमें मदद लेनी होगी, क्योंकि ये वो क्वालिफाइड लोग हैं जो कि आपके सिम्टम्स को एनालाइज करते हैं, आपकी बचपन से लेकर के अभी तक की जो चीज़ें हैं, आपके घर परिवार का जो माहौल है, परिस्थिति है, जिस आप एनवायरनमेंट में आप फंक्शन कर रहे हैं, उन सब की एक व्यापक एनालिसिस करते हैं और उसके बाद वो फिर आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या जो है वो बदलाव ला सकते हैं, या हम अपनी सोच में और अपने लाइफस्टाइल में या किस तरीके से हमें चीज़ें हैंडल करनी है, उसमें ये हमारी मदद कर पाते हैं। बिल्कुल। ये जो दौर है, ये सोशल मीडिया का दौर है और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो बच्चे हैं उनमें डिप्रेशन की भावना आ गई है आज के समय में, और हर उम्र में कई लोग सुसाइड कर ले रहे हैं। हम सुनते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन, ये सारी बातें आज बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गई हैं। तो क्या कोई ऐसा उम्र है, ऐसा कोई जेंडर है, या फिर ये कहूँ कि कोई जीवन शैली ऐसी होनी चाहिए या है जिस में ज़्यादा मानसिक समस्याएं देखने को मिलती हैं? अगर हम मानसिक समस्याओं की बात करें तो ये अक्रॉस जो है डेवलपमेंटल स्टेजेस है। इसका मतलब ये है कि जब आप अगर बच्चे हैं तो उस समय की अलग जो है वो चैलेंजेस हैं। जैसे बच्चों में अगर हम देखें तो ऑटिज़म, ADHD या मेंटल रिटार्डेशन, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। थोड़ा किशोरावस्था में जाने पे हो सकता है कि उसको आइडेंटिटी की इशू आए, या जैसे आपने सोशल मीडिया की बात बोली, तो सोशल मीडिया पे आप एक अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ पे जो आपको लाइक्स मिल रहे हैं या फिर आपको वहाँ पे वैलिडेशन नहीं मिल रहा है, अप्रूवल नहीं मिल रहा है, तो बहुत बार जो है वो बच्चों को अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस होती है या फोमो के एक्सपीरियंसेस होते हैं। बहुत बार वो वहाँ की जो लाइक्स है उसको अपने सेल्फ वर्थ से जोड़ना शुरू कर देते हैं। अब थोड़ा और आगे जाते हैं, अगर हम अपनी ऑक्यूपेशनल लाइफ में, या मान लीजिए कि हमने नौकरी पा ली, तो वर्क प्लेस पे जो हमारी एडजस्टमेंट है, फिर हमारी शादी अगर मान लीजिए हो रही है, तो मैरिज के बाद मैरिज में एडजस्टमेंट, एक दूसरे जगह पे हम जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो अलग अलग रिस्क उत्पन्न करती हैं। तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी तो डिसऑर्डर्स हैं ही। जो सीवियर मेंटल इलनेसेस हैं जिसमें हम साइकोसिस या सिजोफ्रेनिया की बात करते हैं, वो भी कभी भी हो सकती हैं। लेकिन बहुत ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे जहाँ पे वो चांसेस ज़्यादा होंगे। जैसे आपने पोस्टपार्टम जो डिप्रेशन का नाम लिया, कि अगर कोई महिला बच्चे को डिलीवर कर रही है तो उसके बाद उसको बहुत चांसेस हैं कि उसको पोस्टपार्टम सैडनेस, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स, बच्चे के साथ अटैचमेंट नहीं होना, परिवार में जो है वो ठीक तरीके से तालमेल उस दौरान ना बिठा पाना, इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल सकती है। अब जब हम प्रौढ़ावस्था में पहुंचते हैं तब हमारे बच्चे जो है वो हमसे दूर चले जाते हैं, या फिर वो काम के सिलसिले में कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, या फिर उनकी अपनी लाइफ जो है वो हो जाती है। तो उस समय जो प्रौढ़ावस्था में आमतौर पे एक एम्प्टीनेस सिंड्रोम होता है, तो वो एक नया एडजस्टमेंट, आपको नया समायोजन करना पड़ता है। जब हम थोड़े एल्डरली होते हैं तो मेमोरी की प्रॉब्लम्स हैं,
भूलने की जो समस्या होती है या एज रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं जिसमें कि डिमेंशिया या अल्जाइमर्स डिमेंशिया इस तरीके की चीज़ें हैं, तो वो हो सकती हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि बच्चों को नहीं होती हैं, बूढ़ों को नहीं होती हैं, जवान को सिर्फ होती हैं, सारे एजेस में हो सकती हैं, उनकी समस्याएं अलग अलग हैं, लेकिन साइन एंड सिम्टम्स वही हैं जो हम लोगों ने बात किया, उसके थ्रू हम पहचान सकते हैं। बिल्कुल, आपने ये तो बता दिया कि हर एज ग्रुप में ये कुछ कुछ जो परेशानियां हैं वो हो सकती हैं। आपने बताया कि किस तरीके से हम पहचान कर ले, सब कुछ हमने जान लिया। एक एज में आपने बताया हर एज ग्रुप में, हर जेंडर में ये प्रॉब्लम आ सकती हैं। लेकिन अगर मैं एक मोटे मोटे तौर पर आपसे जानना चाहूँ कि क्या कुछ करें हम अपने जीवन शैली में, क्या बदलाव लाएं या फिर खुद में क्या बदलाव लाएं कि हम इन समस्याओं से किसी हद तक बच सकें, तो क्या बताएंगी? सबसे पहले तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य काफ़ी हद तक रिलेटेड भी हैं। उसके बाद जो है आप अपनी इमोशनल सेल्फ केयर जो है वो प्रायोरिटाइज़ करें। जैसे कि आप एंग्जाइटी को मैनेज करना सीखें। अब ऐसा नहीं होगा कि आज मुझे डिप्रेशन हुआ तो अब हम उसकी तैयारी करने जाएंगे। तो पहले से ही रिजिलियंस को बिल्ड करना, अपने आसपास सोशल सपोर्ट नेटवर्क रखना जिन लोगों के साथ हम चीज़ें अपनी शेयर कर सकें, एक पूरी ईमानदारी के साथ और बिना जजमेंट किए हुए जो लोग हमारे आसपास हों जो सुन सकें। तो ऐसे 1 या 2 लोगों को कम से कम आइडेंटिफाई करके रखना जिनके साथ हम चीज़ें शेयर करें। एंग्जाइटी मैनेजमेंट सीखना, इमोशन को रेगुलेट करना सीखना, अपनी बॉडी की अवेयरनेस होना। जैसे कि मैं जब एंग्शियस होती हूँ तो मेरी ब्रेथ अलग हो जाती है, जब मैं गुस्सा करती हूँ तो ये चीज़ें होता है। तो ये सारी तैयारी हमें पहले से करनी होगी। तो वो स्किल्स, वो साइकोलॉजिकल स्किल्स, इमोशनल स्किल्स को पहले सीखना, अपनी रिजिलियंस को बिल्ड करना, रीच आउट करना, ग्रैटिट्यूड जो है वो एक्सप्रेस करना, ये सारी कुछ जो है वो चीज़ें हो सकती हैं। बट इसके बाद भी ऐसा होगा, जैसे एक डेंटिस्ट को भी डेंटिस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, एक आँख के डॉक्टर को भी आँख की ज़रूरत पड़ सकती है डॉक्टर को। तो जब भी कभी ऐसा लगे कि चीज़ें जो है वो 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए और मुझसे मैनेज नहीं हो पा रहा है, मेरे आसपास का जो सपोर्ट सिस्टम है उससे भी वो चीज़ें जो है वो हैंडल नहीं हो पा रही हैं, तो ज़रूर एक क्वालिफाइड जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकाट्रिस्ट हैं, उन लोगों को, मेंटल हेल्थ जो प्रोफेशनल्स हैं उनको अप्रोच करना और बिना किसी स्टिग्मा, शेम की फीलिंग के साथ जो है वो उनको अप्रोच करना और उनसे हेल्प सीख करना, ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। बिल्कुल। मैं चाहूँगी जाते जाते हमारे दर्शकों को आप कुछ संदेश ज़रूर दें। सबसे पहले यही संदेश है कि चीज़ों को लेकर के आप बहुत गिल्ट फील ना करें। जितनी चीज़ें आपसे हो पाती हैं और जो चीज़ें आपके हाथ में हैं आप उन चीज़ों पे फोकस करें। जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आपके हाथ में कंट्रोल में नहीं हैं, और बाहर की जो चीज़ें हैं उनके साथ आप अपनी वर्थ या वैल्यू या किसी एक ही चीज़ पे आप अपना जीवन जो है वो सर्वस्व समर्पित ना करें कि अगर बच्चा है तो उसमें अपनी सारी एनर्जी इन्वेस्ट कर दिया या फिर पति है उसमें इन्वेस्ट कर दिया। आप अपना एक डाइवर्स रेंज ऑफ जो है वो हॉबी रखें, अपने ऊपर ध्यान दें और अपने आप को लगातार अपग्रेड और अपलिफ्ट जो है वो करते रहें। और जब भी समस्या हो तो बिना किसी संकोच और बिना किसी झिझक के ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके से जो है वो हेल्प लें। ये मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा किसी भी उम्र के लोगों के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट तो आपने बातें यहाँ पर साझा की हैं और बहुत गंभीर समस्या पर आप बातचीत की है, समाधान भी बताया है। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। थैंक यू।